हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक कॉनकेव मिरर जो है वो अपनी इमेजेस कैसे फॉर्म करता है। टॉपिक है हमारा आज का इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो फिर इन फ्यूचर आपको कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बड़े आसानी से आपको ये इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं ये याद हो जाएगा और पेपर में कुछ भी पूछा जाएगा तो आप सिंपल से लॉजिक से उसको सॉल्व कर लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी हम बताएंगे इसमें, जिसके थ्रू आप सारे के सारे जो 6 केसेस होते हैं इनके इमेज फॉर्मेशन के, वो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि कन्वीनियंट रेज क्या होती हैं। देखिए, कन्वीनियंट रेज के बारे में ये समझ लीजिए आप कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे जो रेज़ हैं वो चारों तरफ निकलती हैं। जब इसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट होती है और वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो इससे चारों तरफ दिशाओं में जो है वो ये लाइट चारों डायरेक्शंस में फैलती है। अब ये सारी की सारी रेज़ जो हैं इसके सामने अगर हमने मान लिया सपोज़ करिए ये कॉनकेव मिरर रख दिया तो ये सारी की सारी रेज़ जो हैं इसके ऊपर आएंगी, ये यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे जाएगी, इसके बीच में कोई और है वो यहाँ जाएगी, इसके ये इधर आएगी, ये इधर आएगी और ये सब रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करके और अपना इधर उधर जाएंगी। मतलब हमें हर पॉइंट पे नॉर्मल खींचना पड़ेगा, नॉर्मल के बाद फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उस हिसाब से ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी। सिंपल से रिफ्लेक्शन के जो रूल्स होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, उस हिसाब से इनका सबका रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अब इसके लिए हमें बिल्कुल एकदम ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा कहाँ पर किस तरह से जा रही है, नॉर्मल खींचना वगैरह इस तरह से। तो इसलिए इमेज फॉर्मेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कन्वीनियंट रेज़ की हेल्प लेते हैं। हम केवल 3 रेज़ लेंगे और उनकी हेल्प से जो है वो इमेज फॉर्म करेंगे और वो रेज़ ऐसी हैं जिनका रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो प्री फिक्स्ड है, मतलब आसानी से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहली कन्वीनियंट रेज़ जो होती है वो होती है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसको हम ज़रा देखेंगे। आप एक कॉनकेव मिरर बना देंगे, इसके सेंटर पॉइंट को आप पोल पी कह सकते हैं और यहाँ से ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सब इनिशियल्स जो हैं वो आपको पता है होनी चाहिए। और इसके बाद अगर मान लिया सपोज़ करिए ये फोकस मान लेते हैं हम, इसका फोकस क्या होगा थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं इसका। जो ये अगर आप स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और उसका ये डिस्टेंस जो होगी यहाँ से पोल की सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, इसका जस्ट हाफ पे जो पॉइंट आएगा ये आपका फोकस कहलाता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी सी से लेके पी तक की दूरी, और डिस्टेंस जो आप अगर फोकस से पोल तक की मेज़र करेंगे तो ये आपकी फोकल लेंथ एफ बनती है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लिया सपोज़ करिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे आए, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर ये आपकी जो है वो फोकस से पास होती है। ये पहली कन्वीनियंट रे है कि कभी भी इमेज फॉर्मेशन आपको करना है तो आप ऑब्जेक्ट से एक रे ये निकालेंगे। जैसे यहाँ पे मान लिया ऑब्जेक्ट हम रख दें तो यहाँ से निकलने को तो सभी डायरेक्शन में रेज निकलेंगी, लेकिन हमारे लिए आसान ये पड़ेगा कि हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे लें ताकि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो फोकस से पास हो सके। ये हमें रूल पहले से ही पता है। देखिए, दूसरी जो रे कन्वीनियंट रे है वो हमारे पास है रे पासिंग थ्रू फोकस। तो ये जस्ट इसका उल्टा होता है, पैरेलल आ रही है तो फोकस से चली जाती है, अगर फोकस से आएगी तो वो पैरेलल हो जाती है। तो ये लॉजिकल है, इसको आराम से आप ध्यान रख सकते हैं। फिर से वही चीज़ है, अब मैं ज़रा शॉर्ट में करूँगा। देखिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और यहाँ से मान लिया सपोज़ करिए फोकस से जाती हुई रे है तो फोकस से जाती हुई रे बना देता हूँ मैं। ये जैसे मान लिया कोई रे फोकस से जा रही है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर ये पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दें, अब कहीं भी यहाँ पे रख दें, कहीं भी रख दें, तो ये आप रे एक तो वो वाली हो गई जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाल सकते हैं, और एक फोकस से जाती हुई रे ले सकते हैं जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो पैरेलल हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। देखिए, जो तीसरी कन्वीनियंट रे होती है वो होता है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये इसका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया।
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई अगर कोई रे हम इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, जैसे मान लिया सपोज करिए हमने ये रे इसके ऊपर डाली, तो इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली लाइन जो मिरर को मिलाती है, चूँकि मिरर एक स्फीयर का ही पार्ट होता है, तो इसलिए यही इसका नॉर्मल हो जाता है। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के अलॉन्ग ही रे आ रही है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने रास्ते पर ही वापस लौट जाती है, यानी कि ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए वापस चली जाएगी। मतलब जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से ये वापस चली जाती है। तो ये कन्वीनियंट रे होती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली अगर कोई रे है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, कॉनकेव मिरर, वो अपने ही पाथ पे वापस लौट जाती है। तो इस कन्वीनियंट रे को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चौथे नंबर पे कभी कभी किसी बुक में आप देखिएगा एक रे और मिल जाती है कि जो रे है वो इंसिडेंट ऑन पोल, पोल पे अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही है तो उसका इमेज कैसे बनेगी, वो कहाँ रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी। तो उसके लिए आप देखेंगे तो ये मान लिया सपोज कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ पर ये पोल हो गया और इस पोल पे ये रे आ रही है। यहाँ पर देखिए ये सी और एफ हो गए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये रे ऐसे चली जाएगी। ये आपकी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और यही नॉर्मल सी से मिला दिया आपने, यही नॉर्मल है। इस टाइम पे प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल हो जाता है और रेज जो है इस तरह से रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करके चली जाती है। लेकिन इस रे की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ती है, आपका जो ऊपर 3 रेज बताई हैं उन्हीं से मैक्सिमम वर्क हो जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन कभी भी कोई करता है और कन्वीनियंट रेज नहीं पड़ता है वो, तो उसे प्रॉब्लम होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए बात करते हैं जो ट्रिक की बात मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कर रहा था कि इस ट्रिक से जो है आप सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, कौन सी इमेज कहाँ पर बनती है। तो इसके लिए आपको ये कॉनकेव मिरर है और ये फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये इसका पोल हो गया। तो पोजीशंस देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं आप, पोजीशंस कितनी बनेंगी, आप यहीं से लॉजिक बनाएंगे तो सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए एक तो होता है कि सबसे दूर, तो सबसे दूर क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। तो पहली पोजीशन जो आपकी बनती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और इमेज कहाँ पे बनेगी, तो ऑब्जेक्ट आपका पहला केस होता है कि इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट रखते हैं। इसके बाद अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या है, आप पास लाते गए पास लाते गए पास लाते गए और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो इनफाइनाइट हो गया। अब इससे पास लाओगे तो क्या हो सकता है, यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट आपने। तो दूसरा जो केस बनता है वो होता है बियॉन्ड सी। अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो इस पे एक केस क्या आएगा, एट सी आ जाएगा कि हम सी पे कर्वेचर पे पहुँच गए। तो तीसरा होता है एट सी। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इससे आप दिमाग में बैठाइए इसको। उसके बाद जब बढ़ेंगे तो क्या केस हो सकता है, सी और एफ के बीच में हो सकता है। तो चौथा केस हमारा होता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। उसके बाद और आगे बढ़ोगे तो क्या इस पे पॉइंट आएगा, तो एफ आ जाएगा। तो पांचवा हमारा केस हो जाता है एट एफ, फोकस पे रख दें हम ऑब्जेक्ट। और अभी भी देखिए जगह है पोल और एफ के आगे भी जगह है पोल तक। तो लास्ट हमारा सिक्स्थ केस होता है फोकस और पोल के बीच, यानी कि सिक्स्थ केस हमारा होगा बिटवीन फोकस एंड पोल। तो आप खुद ही लॉजिक सोचिए कि कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं, उस हिसाब से आपके ये ऑब्जेक्ट जो हैं वो इन 6 तरीक़ों से मिरर के सामने रखा जा सकता है, कॉनकेव मिरर के सामने। अब बात आती है कि इनकी इमेज कहाँ बनेगी। इमेज के लिए आप ये रूल ध्यान रखिए कि इनफाइनाइट जब पे ऑब्जेक्ट जब सबसे दूर होता है तो वो फोकस पे बनता है, क्योंकि आप ध्यान दें इनफाइनाइट पर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आप पैरेलल रेज आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट से आने वाली रेज पैरेलल हो जाती हैं, इतनी दूर चलती हैं, इस वजह से वो पैरेलल हो जाती हैं। और पैरेलल वाली रेज कहाँ से जाती हैं, फोकस से जाती हैं, क्योंकि हमने अभी कन्वीनियंट रे नंबर 1 पढ़ी थी। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे हमेशा इस बात को कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज उसकी फोकस पे बनती है, एट एफ। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए, अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट पास लाते जाओगे इमेज जो है वो दूर भागती जाएगी। ये एक चीज़ पास चलेगी तो दूसरी चीज़ स्टेप बाय स्टेप दूर चलेगी। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप देखें, अगर हम अब पास आए बियॉन्ड सी हो गए तो ये इमेज दूर भागेगी, और दूर भागने में क्या नंबर आएगा, फोकस से दूर भागेगी तो क्या होगा, तो बिटवीन सी एंड एफ हो जाएगा। तो दूसरा केस जो बनता है उसकी इमेज जो है बिटवीन सी एफ एंड सी, ऐसे करके एफ एंड सी, मैं एफ एंड सी लिखूंगा, इधर से भगा रहे हैं हम उसको।
अब अगला केस क्या था एट सी, जब आप और नज़दीक ले आओगे तो इमेज और दूर भागेगी, तो और दूर भाग के कहाँ जाएगी, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप सी ही है। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट आप सी पे रखेंगे तो इमेज भी उधर से चल रही है और वो सी पे ही बनेगी, यानी कि इसमें एट सी। ये स्पेशल कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। उसके बाद हम और आगे बढ़े, सी एंड एफ यहाँ पे आ गए, तो जाहिर सी बात है इमेज और दूर भागेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिटवीन सी एंड एफ हैं तो हमारी इमेज जो है वो बियॉन्ड सी चली जाएगी, ये बियॉन्ड सी चली जाएगी। उसके बाद देखिए क्या केस है, एट एफ यानी कि और नज़दीक आ गए आप, तो अब बियॉन्ड सी में था, अब और भी दूर चले जाएंगे तो यानी कि कहाँ चले जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या है हमारी, इनफाइनाइट है। तो इसलिए एट एफ पे आओगे तो ये एट इनफाइनाइट बन जाएगी आपकी। अब इसके बाद क्या है, अब हम फोकस से भी अंदर चले गए यहाँ पे, तो फोकस से भी अंदर चले गए तो और अब इसके दूर कहाँ जाओगे, इसके बाद तो कोई जगह नहीं है। तो आप ऐसे याद करो कि इससे दूर अब जगह नहीं बची तो वो ही पीछे आ जाती है, तो यानी कि बिहाइंड द मिरर। इस तरह से आप जो इन सारी कंडीशंस को जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। और अब मैं आपको जो है वो थोड़ा सा इन चीज़ों से समझाता हूँ कि मान लिया सपोज़ ये मैंने एक स्केच पेन का कैप ले लिया, ये दूसरा स्केच पेन है, एक को मैं ब्लैक से कवर कर देता हूँ, ब्लैक लाइन डाल देता हूँ इसके ऊपर, और एक के ऊपर मैं जो है वो रेड लाइन डाल देता हूँ। और इससे आप ये मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है रेड वाली। अब इसके बेस पे इस चीज़ को आप दिमाग में हमेशा बैठाइएगा, इस चीज़ को जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, सबसे पहले दूर इनफाइनाइट पे रखा आपने, तो इनफाइनाइट वाला फोकस पे बना, इसको पास ला रहे हैं तो एक स्टेप पास बियॉन्ड सी ले आए, तो ये क्या होगा, एक स्टेप दूर, यानी कि यहाँ पे पहुँच गया बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, एट सी ले आए तो ये और दूर पहुँचा, सी पे पहुँच गया। एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं ये लोग आगे आगे, ये बिटवीन सी एंड एफ गया, ये यहाँ पे पहुँचा, तो ये अपना नेक्स्ट स्टेप जो है इमेज कहाँ जाएगी, नेक्स्ट स्टेप बियॉन्ड सी चली गई। उसके बाद ये आप एफ पे ले आए और एक स्टेप आगे बढ़े, तो इसका अगला स्टेप क्या हो सकता है, इनफाइनाइट पे पहुँच गया ये। अब इसके बाद एक स्टेप अभी जगह बची, एक स्टेप और आ गए आप यहाँ पर आ गए आगे, तो अब यहाँ पे तो और जगह है नहीं कि इनफाइनाइट के पीछे कहाँ चले जाओगे, ये तो सबसे दूर है, तो फिर बचा नहीं इधर रास्ता तो उस तरफ चले गए। तो ये ट्रिक जो है वो अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको जो है वो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स डायरेक्ट जो है वो इमेज फॉर्मेशन की जो कंडीशंस है सारी ऑटोमेटिकली ध्यान में रहेंगी, और कहाँ पर इमेज बना है ये आपको जो है कभी मतलब डायरेक्ट सोच सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इमेज बनाएं और फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकली बना करके तब देखें, आप जो है डायरेक्ट इस चीज़ को जो है वो ध्यान में इस दिमाग में रखेंगे तो बिल्कुल ये पिक्चर जो है ये वीडियो अपने आप उसमें चलने लगेगा अपने दिमाग में, और डायरेक्ट आप सोच के इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि इमेज डिस्कशन, मतलब जब आप एक इमेज बोलेंगे कि इमेज कैसी बनी, क्या बना, कहाँ बनी, तो क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्कस करी जाती हैं। तो एक तो इमेज की पोजीशन बतानी पड़ती है आपकी कि इमेज जो है वो कहाँ पर बनती है, पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब वो फोकस पे बन रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, वो बियॉन्ड सी बन रही है, या एट एफ या सी कुछ इस तरह से बन रही है। उसके बाद दूसरा आपको बताना पड़ता है कि वो रियल है या इन्वर्टेड है। तो रियल या इन्वर्टेड में आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, रेज अगर एक्चुअली मीट करती हैं, एक्चुअल मीटिंग हो रही है रेज की, तो उस केस में जो है हमेशा रियल इमेज बनती है। और अगर रेज वर्चुअली मीट कर रही हैं, ठीक है ना, बल्ब आगे बढ़ाने पे जो है वो फैल रही हैं, तो यानी कि पीछे बढ़ाने पर वर्चुअली मीट कर रही हैं, तो उस केस में इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। तो एक्चुअल मीटिंग हो रही है तो रियल इमेज, और वर्चुअल मीटिंग हो रही है तो फिर वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये दूसरी चीज़ होती है जो आपको बतानी पड़ती है। और तीसरी चीज़ जो बनानी पड़ती है वो आपको मैग्नीफिकेशन बताना पड़ता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब है कि अगर मान लिया ऑब्जेक्ट ये है और उसकी इमेज उसके बराबर बनती है या उससे बड़ी बनती है या उससे छोटी बनती है। अगर इमेज बड़ी बनती है तो हम कहेंगे कि इमेज मैग्नीफाइड हुई है। अगर मान लिया इमेज छोटी बनी है तो लेस देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से उसको बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीफाइड हुई यानी कि m जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 होता है। लेस देन अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है इमेज तो वो यानी कि m जो है आपका लेस देन 1 हो जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट इमेज के बराबर बन रहा है तो यानी कि m इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन 1 हो जाता है।
तो एक इमेज को डिस्कस जब करते हैं तो उसकी पोजीशन, उसकी क्या है वो, उसका नेचर रियल इन्वर्टेड और उसका मैग्नीफिकेशन, ये 3 चीज़ें बतानी पड़ती हैं। इतनी प्रायर इन्फॉर्मेशन जब आपने ले ली है तब इसके बाद हम डिस्कस कर पाएंगे कि एक एक करके कि कौन से वो 6 केस होते हैं कॉनकेव मिरर के। तो आइए अब उन्हें डिस्कस करते हैं। आइए पहले केस पे चलते हैं। पहला केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट इनफाइनाइट। ये मिरर हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया, कर्वेचर हो गया। अब ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये सब चीज़ें आपको बता चुके हैं कई बार। और ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इनफाइनाइट पे होने पे पैरेलल रेज आती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसमें भी कई बुक में केस ऐसा होता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही रेज बना दी जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो चली जाती हैं जहाँ से भी जाना है। लेकिन कुछ बुक्स में डायग्राम ऐसा भी होता है कि पैरेलल हैं रेज आपस में, लेकिन बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इमेज कैसे बनेगी वो थोड़ा सा आप देखिएगा। ये वाला डायग्राम पहला वाला तो बहुत आसान है, इसमें आप इनफाइनाइट से रेज पैरेलल ले आए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रे ले आए पहली, एक दूसरी रे ये ले आए आप। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कन्वीनियंट रे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से चली जाएगी, और ये भी फोकस से चली जाएगी, इसको भी फोकस से भेज दीजिए। और उस केस में ये फोकस पे एक्चुअली मीट कर रही हैं तो इसलिए फोकस पर इमेज बन जाएगी। मैंने बताया था आपको कि इमेज डिस्कशन में क्या क्या होता है, 3 चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, एक पोजीशन, एक उसका नेचर और एक उसका साइज़। ये 3 चीज़ें बताएंगे आप। अगर इमेज पूछा जा रहा है कि इस केस में कैसी इमेज बनेगी तो उसमें 3 चीज़ें बताएंगे। तो पोजीशन क्या है इसकी, कहाँ पर बन रहा है, तो एट फोकस ये लिख देंगे आप। नेचर क्या है, तो रियल है। और साइज़ क्या है इसका, तो देखिए इस केस में ये जब पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो इसका मतलब वेरी स्मॉल साइज़ इसका बन रहा है। कभी कभी इसको आप पॉइंट साइज़ भी कह सकते हैं। तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज आ रही हैं, रेज पैरेलल आपस में भी हैं लेकिन साथ ही साथ प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, तो उस केस में पॉइंट साइज़ इसका बनता है। अब जरा हम बात इसकी कर लेते हैं कि अगर रेज आ रही हैं पैरेलल, म्यूचुअली पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 2 रेज पैरेलल बनाएंगे, बहुत सारी आ रही होंगी लेकिन हम कौन सी 2 बनाएंगे जो कन्वीनियंट है हमारे लिए। तो एक तो हम बना लेते हैं फोकस से जाने वाली रेज, ये फोकस से चली गई पहली रे। दूसरी रे जो है वो सेंटर कर्वेचर से मिला लेते हैं, बना लेते हैं, मिरर को थोड़ा इधर बना देते हैं। अब आप ये देखिए कि रेज ये इनफाइनाइट से मानी जाएंगी, ये भी इनफाइनाइट से थी, ये भी इनफाइनाइट से आ रही हैं। यहाँ पर रेज पैरेलल, म्यूचुअली पैरेलल है बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन यहाँ पे रेज म्यूचुअली पैरेलल तो हैं, इनफाइनाइट से आ रही हैं बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में इमेज कहाँ बनेगी, तो देखिए आप यहाँ पर इनका रूल्स क्या होते हैं। फोकस से अगर रे आ रही है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है ऐसे, और सेंटर कर्वेचर पे आ रही है तो वो इसी के पाथ पे वापस लौट जाती है। अब आप देखेंगे कि जब ये रेज आपस में मिल रही हैं क्या, तो बिल्कुल मिल रही हैं, ये मिल रही हैं और इस पॉइंट पे मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए आप इमेज जो है वो इस तरह से ही बन रही है, बनेगी वो फोकस पर ही, लेकिन उसका अब थोड़ा बहुत साइज़ बनेगा, वेरी स्मॉल होगा अभी भी लेकिन अब थोड़ा बहुत साइज़ उसका बनने लगेगा। तो इसमें आप लिखेंगे पोजीशन क्या है इस केस में, पोजीशन हो गई एट फोकस, वही पोजीशन है। नेचर क्या हो गया, एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल है। और साइज़ जो है वो वेरी स्मॉल कहा जाएगा, यहाँ पे पॉइंट साइज़ नहीं कहा जाएगा। मैं इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लिया सपोज़ सनलाइट है और सनलाइट के सामने आप कॉनकेव मिरर रख करके उसकी रेज़ को फोकस कर रहे हैं किसी कागज़ पे और उस कागज़ को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय ध्यान दीजिएगा कि रेज़ जब उस टाइम पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी तो सन की इमेज बिल्कुल ऐसी छोटी सी बनेगी। लेकिन अगर ये केस बनेगा जा करके मिरर को आपने थोड़ा आड़ा तिरछा कर दिया तो उस सन की इमेज जो है फैलने लगेगी। तो वो फैलना मतलब ये होगा कि उस समय वो फोकस पे तो होगी लेकिन उसका साइज़ कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद से करके देखिएगा और आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगी कि उस समय सन की साइज़, सन जो है वो थोड़ा सा पतला हो करके और साइज़ उसका जो है वो थोड़ा सा लंबा सा होने लगेगा। तो समझ लीजिएगा ये केस है, उस समय रेज म्यूचुअली पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। और अगर बिल्कुल सन की इमेज बिल्कुल सिंपल पॉइंट बन रही है, रेज जो है उस टाइम पे उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बिल्कुल।
तो उम्मीद है आपको ये, अगर पेपर में कुछ ना पूछा जाए, मतलब नॉर्मल कह दिया जाए, तो आप यही वाला केस डिस्कस करिएगा, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है। लेकिन केस आपको ये भी पता रहना चाहिए, ताकि कभी भी आप जो है वो कंसेप्ट के मामले में जो है वो प्रॉब्लम ना हो आपको। अब आते हैं केस सेकंड पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा जो है सी से बियॉन्ड, मतलब इनफाइनाइट से आगे आ गया है, लेकिन सी से दूर ही है अभी भी। ये हमारा मान लिया ऑब्जेक्ट हो गया, और इस सिचुएशन में हमें जो है वो इमेज बनानी है। आप जानते हैं इस केस में इमेज जो है थोड़ा सा पीछे खिसक आएगी, उतना ध्यान रख करके और आप बनाएंगे फिर। तो एक रे तो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाइए, आपको पता है कि ये फोकस से जाएगी। और दूसरी रे जो है आप अब कहाँ ले जा सकते हैं, तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए। अब क्या होता है कि अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज़रा सा ही दूर बना दी इमेज ऑब्जेक्ट, तो उस केस में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इस रे को ट्रेस करना। ठीक है, बहरहाल अगर आपने बना ही दिया है तो उस केस में आप जो है थोड़ा सा यहाँ पर लाएं, मिरर को थोड़ा सा और बढ़ा लें, और उस केस में जो है ये अपने पाथ पे ही वापस लौट जाएगी। ये इस तरह से वापस लौट जाएगी, और ये दोनों रेज एक्चुअली यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो इसलिए एरो का हेड जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, और उस केस में ये आपकी इमेज इस तरह से बन जाएगी। इमेज अभी भी छोटी ही बनती है, क्योंकि सी, आप ये ध्यान रखिए ना, 6 केस में जो तीसरा केस होता है सी वाला, ये एक मतलब एक तरह से मिडिल पॉइंट टाइप का होता है, यहाँ पर जाके सब कुछ बराबर सब बनता है। तो अभी भी ये इमेज जो है वो छोटी है, और उस केस में ये एफ और सी के बीच में आ चुकी है। तो पोजीशन इसकी जो है वो बिटवीन सी एंड एफ, इसको आप पूरा लैंग्वेज में लिख लेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। नेचर इसका अभी भी रियल होगा, और साइज़ इसका जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऐसे आप इसको, ये नेचर ऑफ ये पूरा पोजीशन वो इमेज जो है आपने डिस्कस कर ली है। तो ये रे डायग्राम की प्रैक्टिस अब आप आसानी से कर सकते हैं और कन्वीनियंट रेज बना सकते हैं। इसमें आप वो भी कर सकते थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली नहीं बनाई तो आप, बहुत अच्छा था कि आप ये बना लेते, बल्कि आप यही बनाइएगा, फोकस से ले जाइए, और फोकस वाली रेज को है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पैरेलल हो जाएगी, तो पैरेलल होकर के वो भी यहीं मिलेगी आकर के, तो फिर उससे इमेज बन जाएगी। तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली अगर मुश्किल पड़ रही है आप मत बनाइए, आप फोकस वाली बना लीजिए। फोकस से गई और ये, बल्कि आप यही दोनों रेज रखिए बस, एक ही वाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से चली गई, और फोकस से जा रही है तो पैरेलल टू पैरेलल हो गई, उससे भी वहीं पे इमेज बनेगी। सेंटर कर्वेचर ले लें, उससे भी इमेज वहीं पे बनेगी। पोल पे ले आते अगर आप, और फिर वो चाहती तो भी उससे इमेज वहीं बनेगी। अब आप, मुझे लग रहा है समझ रहे होंगे इस चीज़ को, जो मैं शुरू में बता रहा था कि एक ऑब्जेक्ट से सब रेज निकलेंगी, ये भी निकलेगी, वो भी निकलेगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब निकलेंगे, सब मिल करके वहीं फोकस होंगी जा करके। ये तो हुआ एक पॉइंट के लिए, ठीक है ना, ये तो आपके एक पॉइंट की इमेज जो है वो बनी। जैसे आपने सपोज करिए यहाँ पर ये लिया है, ये जैसे ये इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बना लिया आपने, ऐसे ही इस पॉइंट से निकलेंगी, सब तरफ रेज निकलेंगी, और फिर उसके बाद जो है सब मिल करके यहाँ पे इमेज बनाएंगी। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कितने पॉइंट से कितनी रेज निकल रही हैं, और सबका रिफ्लेक्शन जो रूल्स हैं उनके हिसाब से हो रहा है, और उन सब से फिर हर एक पॉइंट बना करके तब एक इमेज बन रही है। कितना ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन हम लोग कन्वीनियंट रेज की सहायता से, उनकी हेल्प से बड़ी आसानी से ही और पोजीशन, नेचर, साइज सब कुछ पता कर लेते हैं। तो अब एक्चुअल में क्या हो रहा है वो भी आपको पता है, और कैसे उसको अचीव करना है, कैसे उन कंसेप्ट्स को पाना है आसानी से, वो भी आपको दोनों चीज़ें पता लग गई हैं। तो मुझे लग रहा है रियलिटी और जो शॉर्टकट है उसमें अब आप में डिफरेंस जो है वो थोड़ा ख़त्म हो रहा होगा आपके दिमाग में, और कंसेप्ट्स और मजबूत बन रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। बहरहाल अब यहाँ पे केस सेकंड से हम केस थर्ड पे चलते हैं। इसके बाद देखिए केस थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट सी, चलिए और नज़दीक होकर के वो सी पे आ चुका है। अब क्या होगा इसका, अब फिर से वही रेज एक निकालिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से चली जाएगी, दूसरी फोकस से ले जाइए तो वो फिर पैरेलल हो जाएगी। अब ये आप जानते हैं इमेज सी पे ही बननी है, तो चूंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए ये थोड़ा सा लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। आप यहाँ पे प्रॉपर उसका यूज़ करेंगे स्केल पेंसिल का, तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर ऊंचा नीचा हो रहा है तो आप पहले ही इमेज लोकेट कर लीजिए, ये इमेज इस पोजीशन पे यहाँ पे बन रही है, और इससे पैरेलल वाली रेज भी वहीं पर जाके मिलनी चाहिए, तो ये यहाँ पे जो है वो इमेज आपकी बन जाएगी। तो स्केल पेंसिल लेके बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। और साथ ही साथ मिरर में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आप इसको, आपके पास अगर थोड़ा सही हो सके गोला, ये जो स्फेयर का पार्ट है, इस कर्व को अगर आप सही बना ले जाएं
तो उसमें और अच्छी इमेज बन पाएगी। नहीं तो कोई प्रॉब्लम है तो आप जहाँ पर बनना है उसको लोकेट करिए, उस हिसाब से आप रेस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पोजीशन क्या है, पोजीशन एट सी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगी। नेचर क्या है, इन रियल बनेगा और साथ ही साथ इन्वर्टेड बनेगा। ये चीज़ मैं पीछे भी बताना भूल गया हूँ, आप ध्यान रखिएगा। जो पहला दूसरा केस थे उसमें आप पोजीशन में नेचर में दोनों चीज़ें रखेंगे। रियल हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये कि चाहे केस फर्स्ट हो उसमें रियल इन्वर्टेड, और केस सेकंड में भी रियल था तो इन्वर्टेड होएगा ही होएगा। और अगर हम बात करें कि केस फोर्थ की, तो केस थर्ड में जो है वो भी रियल है तो इन्वर्टेड होएगा ही होएगा। आप खुद ही देख लीजिए, टिप है, ये टिप ऊपर है तो टिप से निकलने वाली रेस क्या है, टिप। एक्चुअली जो हम डायग्राम बना रहे हैं केवल टिप का बना रहे हैं, टिप जो एक पॉइंट है उसकी इमेज बना रहे हैं। वो तो एरो तो हम अपने आप खड़ा कर देना है फिर साथ में कि हाँ भाई उसी तरह से सेल्फ अंडरस्टूड है कि इस तरह से वो सबकी इमेज बन गई होंगी जा करके। और साइज़ क्या है, अब देखिए यहाँ पे छोटा से बड़ा होता गया और अब इक्वल टू साइज़ जो है इक्वल टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, अब जो है वो बराबर पे आ पाया है। तो पिछले जो मैग्निफिकेशन थे उनको हम m की वैल्यू लेस देन बोलते हैं कि छोटे छोटे बनते हैं। यहाँ पर हम चूँकि बराबर बना है तो इसलिए मैग्निफिकेशन 1 बोला जाता है, और आगे के केसेस में जब बड़ा होने लगेगा तो उसे m ग्रेटर देन 1 बोला जाता है। तो खैर ये मैग्निफिकेशन जो है आपको हायर क्लासेस में पता लगेगा तो वहाँ पे काम आएगा, तब आप याद करेंगे कि इस वीडियो को कि हाँ यहाँ पे बता दिया था। और अगर 12th के स्टूडेंट देख रहे हैं इस चीज़ को तो उनको तो सर पता ही होगा। m के जहाँ पर m की बात चली मैं बता दूँ, m का पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना भी इंडिकेट करता है। पॉजिटिव होना मतलब जो है वो जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज जो है वो इरेक्ट बन रही है, और इरेक्ट बनेगी तो यानी कि वर्चुअल बनेगी, आप जानते हैं। और m का नेगेटिव होना मतलब इन्वर्टेड बन रही है इमेज, ये होता है। तो यहाँ पे आपकी इन्वर्टेड बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे m जो है वो नेगेटिव आएगा, m इज इक्वल टू नेगेटिव होगा एंड इक्वल टू 1 होगा, -1 एक तरह से कह लीजिए, नेगेटिव होगा और 1 होगा। तो खैर ये सब बातें आपको अगर 9th-10th लेवल पे हैं तो ये काम की नहीं है आपके, लेकिन 11th-12th लेवल पे हैं तो ये आपको करेंगी नोटिस। तो बहरहाल कंसेप्ट्स अगर आपके मजबूत हैं तो उस केस में आप जो है वो कहीं से भी मात नहीं खाएंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। आइए अब चलते हैं केस फोर्थ पे, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बीच में ये देखिए हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जो हमने ट्रिक याद करी उससे हमें पता है कि अब ये सी से भाग जाएगा बाहर, इमेज यहाँ कहीं बननी है। तो देखिए एक पैरेलल रेज ले जाते हैं थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से चली जाएगी, और दूसरी आप फोकस से ले जाइए तो ये देखिए पैरेलल हो जाएगी और ये यहाँ पे मिल रही हैं, तो यहाँ पर मिल रही हैं, देखिए अपने आप सी से बियॉन्ड बन गया। तो इस तरह से आपकी इमेज जो है बियॉन्ड सी बन जाती है। ये रे इधर चली गई, ये वाली जो है वो इस तरफ चली गई और ये इस तरह से बन जाती है। पोजीशन इसकी हो गई बियॉन्ड सी, नेचर इसका हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज़ इसका हो जाएगा, अब देखिए ये मैग्नीफाई होना शुरू हो जाएगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये आप इसको मैग्नीफाइड कह सकते हैं, मैग्नीफाई हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है ऑब्जेक्ट इज़ एट फोकस। तो फोकस में देखिए अब जैसे इसको फोकस पे है तो फिर वही 2 डायग्राम बन सकते हैं आपके, लेकिन हम सिंगल डायग्राम के ही थ्रू बनाएंगे। फोकस पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है ये देखिए इस तरह से, तो एक रे पैरेलल ले जाइए, ये फोकस से ही चली जाएगी। एक आप अब क्या करेंगे, सेंटर कर्वेचर से ले जाइए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब ऐसे ये जाएगी कैसे, ध्यान दीजिए, ये यहाँ से ऐसा निकलता हुआ माना जाएगा ऐसे। तो ये आप पहले से डॉटेड लाइन पहले ही खींच लीजिएगा। अब ये यहाँ से जो रे आप ले जाओगे ये, तो ये आपकी कौन सी मानी जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स की तरफ जाती हुई रेस से आती हुई। अब ये जब यहाँ पे पड़ेगी तो सेंटर कर्वेचर से जाने वाली रेस उसी पाथ पे लौट जाती है, तो ये उसी पाथ पे लौट आएगी, और ये अब ये यहाँ जा रही है। और देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पर जैसे लग रहा होगा कि ये मिल जाएंगी आपस में, लेकिन नहीं, रूल यही है कि पैरेलल है। वो थोड़ा सा डायग्राम बनाने में गड़बड़ी हुई है, हाँ, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए ऐसा लग सकता है आपको, अदरवाइज़ ये पैरेलल होंगी। और तो आपको पैरेलल ही रखना है। आपको जब ट्रिक्स पता है ना, जब आपको पता है कि डेस्टिनी क्या है, तो आप अपना जो पाथ जो है उसी हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्केल जैसे रखेंगे तो देख रहे हैं आप, नहीं पैरेलल रखना ही रखना है तो उसी हिसाब से आप लाइन उसको खींचेंगे।
तो ये अब जो है वो एट इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट पे पैरेलल है, तो इसलिए इनफाइनाइट पे मिलती हुई मानी जाएंगी। और पोजीशन जो है वो एट एफ हो गया जा करके। पोजीशन देखिए इसकी एट इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट बन जाएगी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। नेचर जो हो गया वो आपका रियल इन्वर्टेड अभी भी रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे एक्चुअली मीट करती हुई मानी जाएंगी। और साइज़ जो है वो वेरी लार्ज हो जाएगा, सबसे बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड ये बनती हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, दूसरा डायग्राम भी एक चलता है, किसी किसी बुक में आपको वो भी दिख सकता है। तो चूँकि आप फिर चौंक ना जाएं, इसलिए हम वो भी बता देते हैं आपको। वो बिल्कुल सिंपल है। आपने क्या करना है कि ये फोकस है, यहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट से एक रे ले जाएं, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखेंगे हम, तो एक रे ले जाओ, थ्रू फोकस माना जाएगा तो पैरेलल हो जाएगी, और ये भी थ्रू फोकस माना जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। बस ये आपकी एट इनफाइनाइट हो गया जा करके। ये समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा है, ऑब्जेक्ट फोकस पे ही, तो फोकस से जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, फोकस से जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट से रेज निकली और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई, और पैरेलल रेज कहाँ मानी जाती है? इनफाइनाइट पे मानी जाती हैं। तो ये दो केस बिल्कुल वैसे ही हो गए हैं जा करके जैसे हमने केस नंबर 1 पढ़ा था। मैं आपको वापस याद दिला दूं केस नंबर 1 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे केस नंबर 1 में ये था कि आप इनफाइनाइट से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है रेज, और तब फोकस पे पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज बन रही है। उसका अपोजिट ये है, पॉइंट इमेज बन रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इनफाइनाइट पे चला जा रहा है। और ये वाला था कि पैरेलल हैं बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में इमेज थोड़ी लंबाई का बन रहा था। वो चीज़ यहाँ पे उसका उल्टा बना है कि ऑब्जेक्ट लंबाई में बन रहा है थोड़ा सा, तो रेज जो हैं वो कैसी हैं? पैरेलल टू हैं आपस में, पैरेलल तो हैं आपस में, लेकिन नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो वो जो दो डायग्राम वहाँ पर थे उनको आप फिर से दोबारा से जस्टिफाई करिएगा, तो आपको इसका रिवर्स ये नज़र आएगा, और इसका रिवर्स, इस वाले का रिवर्स जो है वो ये नज़र आएगा। मुझे लगता है अब आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हो सका तो कोई प्रॉब्लम होगी ऐसी मुझे लगती है तो मैं सेपरेट एक वीडियो और बना दूंगा इनके क्लैरिफिकेशन के लिए। बहरहाल अब लास्ट केस हम 6th पे चलते हैं, और 6th में देखिए कि यहाँ पर क्या है कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो देखिए इसके केस में आपको मालूम है कि इनफाइनाइट के बाद इधर और जगह है नहीं, तो फिर ये कहाँ बनेगा? तो ये जाहिर सी बात है बिहाइंड द मिरर बनता है। कैसे बनेगा? देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, इससे एक रे तो पैरेलल ले जाइए आप, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये फोकस से चली जाएगी, ठीक। अब दूसरी रे कौन सी ले जाएं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली इस्तेमाल करी जाती है, वो ज़्यादा बेटर होती है यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज अपने पाथ पे लौट जाती हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि ये रेज जो इमेज पीछे बननी है, तो इसलिए आप अब ट्रिक यूज़ करिए, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ठीक। और आप जो है ऐसा बनाएंगे इमेज की कागज़ में ही आ जाए। तो आप क्या करेंगे, पहले ही इमेज यहाँ पर ऐसे बना लें, ठीक है, पहली इमेज इसको बना लें, और फिर यहाँ से जो है वो आप स्केल रखें यहाँ पे, और यहाँ पे स्केल रखें, और साथ ही साथ ये पॉइंट बीच में आए। तो इससे इसको मिलाते हुए इसकी हाइट डिसाइड करें ऊपर नीचे कितना जाता है, और उस हिसाब से फिर इस रे को यहाँ से ले जाएंगे। हम ये कहेंगे कि यहाँ से निकली सेंटर कर्वेचर की उससे जाती हुई रे है, यहाँ से वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली गई, वापस जाके अब ये दोनों फैल रही थी, डाइवर्ज हो रही थी, आगे मिल नहीं सकती ये, तो इनको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये इमेज फॉर्म होगी। ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो ये इमेज इसकी ए डैश बी डैश इस तरह से बनेगी। जिधर टिप ए है उसका उसी डायरेक्शन में टिप उसका इमेज ए डैश बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखें कि पोजीशन क्या बनेगी, तो पोजीशन जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। और नेचर क्या बनेगा इसका, तो वर्चुअल नहीं है, वो वर्चुअल है ये, तो वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा जो है वो इरेक्ट बनती है, तो वर्चुअल और इरेक्ट ये इस तरह से बनेगी इमेज। और साइज़ इसका जो बनेगा वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। इस केस का यूज़ हम करते हैं जब हम कॉनकेव मिरर की हेल्प से चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। इस केस में चीज़ें वो जो है बड़ा करके दिखती हैं। जैसे इसका यूज़ वो शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है, या आपने देखा होगा कि कुछ मिरर इस तरह के आते हैं मार्केट में जो ड्रेसिंग टेबल पे लगाए जाते हैं, और गोल मतलब उसमें जो है वो कॉनकेव मिरर यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें चेहरा बड़ा दिखता है। तो शेविंग मिरर में भी यही चीज़ होती है, चेहरा थोड़ा बड़ा दिखता है, तो इससे आपको कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है फेस के बारे में
वो मिल जाती है। तो इस तरह से ये 6 केस कंप्लीट होते हैं आपके कॉनकेव मिरर के। मुझे उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ गए होंगे सारे। वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगे। पूरा वीडियो इसीलिए देखा हुआ होना चाहिए आपका, ताकि आपको ये रेज समझ में आ जाए। इनसे कोई और अगर आपको स्केल पेंसिल लेकर के हेल्प करनी है, बनाकर बताना है, तो आप वैसा बता दीजिएगा, हम उसके लिए सेपरेट वीडियोस बना देंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इस पे जो अपडेट्स हैं वो आपको अपने आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं आज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।